लोगों से मिलते हैं और जब हम उनसे बातें करते हैं तो उस समय उनका फेस हमारे सामने होता है, उनका बैकग्राउंड हमारे पास नहीं होता, उनके बारे में हम नहीं जान रहे होते हैं। तो हम कैसे अपनी बात को प्रारंभ कर सकते हैं? तो एक प्राइमरी लेवल इंफॉर्मेशन कई बार हमारे काफी काम आती है। तो आज जो मैं आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन व्यक्ति के चेहरे से एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन पाने की प्रक्रिया रहेगी। कई बार आप लोगों को देखेंगे तो उनके चेहरे पे एक अलग शाइन होता है और शाइन इतना प्यारा होता है कि हम उसको देख करके अब बिल्कुल अपने आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कई लोगों की आंखों में आपको करुणा दिखाई देगी और आंखें इतनी उनकी अट्रैक्टिव जैसी लगेंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति अगर सिर्फ मुझे सुबह में देख ले तो भी मेरा दिन अच्छा जाएगा। कई लोगों की हेयर, बाल देख करके ऐसा लगता है कि व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी ही बालों के नाते है, हेयर के नाते है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग जीवन में देखते रहते हैं। कुछ चीजें हम समझ पाते हैं, कुछ चीजें नहीं समझ पाते हैं। कई लोगों की नाक इतनी शार्प, इतनी शाइनिंग होती है कि देख करके ऐसा लगता है कि मतलब कितना प्यारा नोज है। पर क्या सिर्फ प्यारा नोज है कि कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं? हेयर, बाल के कलर, उसके अपने अलग अलग मीनिंग है। कान, इसका अपना मीनिंग है। स्कल की साइज, इसकी अपनी मीनिंग है। चीक्स, कई लोगों का ये पोर्शन बहुत उभरा हुआ होता है, कई लोगों का ये पोर्शन ऐसे नीचे लटका हुआ होता है, कई लोगों का बहुत ही बैलेंस फेस होता है, कुछ लोगों की चिन बड़ी होती है, कुछ लोगों का फोरहेड बहुत ही चौड़ा होता है, कई लोगों का फोरहेड दिखता ही नहीं है। आईब्रो और हेयर लाइन के बीच की आप डिस्टेंस देखें तो ऐसा लगता है जैसे आनंद और विद्यानगर के बीच के डिस्टेंस, सिर्फ बीच में एक रेलवे लाइन निकली जैसा आपको प्रतीक होगा। सो कंसर्न इज कि हमको कैसे पता चले कि कौन सी चीज क्या होती है। तो भारतवर्ष में हमारे पूर्वजों ने ये सारे स्टडी करके एंड बहुत सारी चीजें हमको अलग अलग फॉर्म में दी है। उनमें से एक ग्रंथ का नाम है समुद्र शास्त्र। समुद्र शास्त्र में बॉडी को लेकर के बहुत सारी स्टडी हुई है और मैं चाहूंगा कि इस सेशन के पश्चात आप भी समुद्र शास्त्र के बारे में पता करने का प्रयत्न करें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप एक जजमेंटल व्यक्ति बन जाए कि पवन द्विवेदी ने बोला कि लाल बाल हो तो इसका ये मतलब होता है तो जो भी लाल बाल वाला दिखे आप उसके बारे में वही सोच लें। नाक के बारे में अगर मैंने कुछ बताया कि लंबा नाक है तो उसका ये इंटरप्रिटेशन होता है तो आप उसी जजमेंट को लेकर के जजमेंटल हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल आपसे नहीं कहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इसके बेस पे बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री ली तो ग्रेजुएशन डिग्री अलोन वाज नॉट इनफ टू सर्वाइव इन द जॉब मार्केट। उस डिग्री के बेस पे हम जॉब में एंटर हुए, उसके बाद हमने अपने नए स्किल्स डेवलप करे, उन स्किल्स के बेस पे हम करियर में ग्रो करते हैं। जब भी हम ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी अथवा अकल्ट साइंस की बात करें तो लोग अकल्ट साइंस को ऐसा मान लेते हैं कि बस इन्होंने बोला है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1 मतलब सूर्य, तो सूर्य की सारी क्वालिटीज के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। सूर्य की क्वालिटी के साथ साथ में एक तारीख जो जन्मदिन है, जन्म समय देखना पड़ता है। जन्म के बाद उस व्यक्ति के आसपास में कौन से लोग हैं, उस व्यक्ति का क्या नाम रखा गया, वो व्यक्ति जिस घर में रह रहा है उस घर का अगर नाम रखा गया तो उसका क्या नाम है, उस जिस घर में रह रहा है उसका अगर नंबर है तो उस घर का नंबर क्या है, अगर वो मोबाइल नंबर उपयोग कर रहा है तो मोबाइल नंबर के टोटल डिजिट का टोटल कितना होता है, वो अगर बैंक में अकाउंट है तो उस अकाउंट का टोटल कितना होता है, वो अगर स्टूडेंट है तो उसके रोल नंबर का टोटल कितना होता है, वो व्हीकल यूज करता है तो व्हीकल के नंबर का टोटल कितना होता है। ये बहुत सारी चीजें मिल करके व्यक्ति को एक न्यूमरोलॉजी में पर्सनालिटी बनाती है। पर हम क्या सोचते हैं, नहीं, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को पता चल गया है तो डेट ऑफ बर्थ से हम व्यक्ति की पर्सनालिटी को जजमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वो एक फैक्टर है, एक प्राइमरी आपके पास डेटा आता है। इतने डेटा के बेस पे आप किसी व्यक्ति की एनालिसिस नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारे और भी आसपास के फैक्ट फिगर्स होने चाहिए।
मनीष जी प्रणाम, आपका शायद स्क्रीन ऑन हो गया है। प्रणाम प्रणाम, ऑफ है जी अच्छा, तो मेरी आवाज मुझे सेकंड टाइम क्यों सुनाई दे रही है? किसी का मोबाइल भी चालू है और स्क्रीन भी चालू है, दो चीज। रुकिए मैं ही माइक बंद करते। अच्छा रत्नंग जी प्रणाम। हाँ अब हो गया। प्रणाम सर जी। किसी का माइक ऑन रह गया है, किसका रह गया है मेरे अलावा? ओके, सो नाउ आई थिंक इट्स ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सो अब मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा। मैं चाहूंगा कि आप नोटबुक और पेन साथ में रखें, क्योंकि जब हम ये बातें बोलते हैं तो उस समय ऐसा लगता है बद्दू खोपड़ी में फिट थतू जाए छे। उस समय लगता है सारी चीजें हमको याद रह रही हैं, लेकिन जब हम बाद में ऐसे 4:30 बजे के बाद आप, अरे यार पवन ने क्या बोला था, ये आईब्रो के लिए क्या बोला था मैं भूल गया, आंख के लिए क्या बोला था, क्या दाहिनी के लिए क्या बोला था, बाएं के लिए क्या बोला था, फिर उस समय आप मुझे मैसेज करोगे और दिक्कत हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि पेपर और पेन लेकर के रखें, और जो भी आपको आपके काम का लगता है आप लिख लें, और मुझे विश्वास है कि आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। आने वाले लगभग कुछ 40-45 मिनट की ये जो यात्रा होगी, हो सकता है कि आपके जीवन में एक अलग अनुभव लेकर के आए। इन्हीं शुभकामनाओं, आकांक्षाओं और प्रभु की इच्छा के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक सूरदास जी थे। सूरदास जी जंगल में रहते थे, जंगल में तपस्या करते थे। एक दिन वहां से कुछ चोर भागे। चोर भागते हुए जा रहे थे, तब तक वह किसी का माइक ऑन होता जा रहा है। प्रशांत जी प्रणाम। चलिए, तो मैं कथा आपको बाद में सुनाता हूँ, मैं सीधे बात पे आता हूँ ताकि आप लोगों का ज्यादा समय खर्च ना हो। तो अब मेरा प्रेजेंटेशन आपके सामने है, मैं एक एक करके बात आपके सामने रखना प्रारंभ कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, माय पीपीटी इज हियर। यस, वेट मिनट। आमचे त्यांचे ऐकत नाही, अशी म्हणत आहे बोला। एकता जी आप हैं क्या? जी सर। जी, आपसे एक निवेदन है, आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ। यस सर। अगर किसी का माइक ऑन होता है तो आप उनको म्यूट करिएगा, क्योंकि मुझे बार बार मेरा पीपीटी बंद करके आना पड़ेगा म्यूट करने के लिए। जी सर। कर पाएंगे? जी सर। ठीक है, तो ये आपको मैंने बनाया को होस्ट। आपको होस्ट बनाने के पावर है, को होस्ट पे क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? रहने दीजिए, क्योंकि को होस्ट बनाने का राइट मेरे पास नहीं आ रहा है। सो आई एम लिविंग इट हियर, मैं स्वयं ही करूंगा। फाइन। मैं चाहूंगा कि अपना माइक आप लोग देखते रहिएगा, आप लोग बार बार माइक ऑन ना हो, ताकि मैं अपनी बात को फ्लॉलेसली कह पाऊं, क्योंकि बाकी लोग अपना अमूल्य समय वर्किंग आवर में निकाल करके सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति की गलती के नाते बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। देखिए, हमारा जो जीवन है वो 9 ग्रहों के आसपास भ्रमण करता रहता है। आपका फेस भी ग्रहों से बना हुआ है, आपका पाम भी ग्रहों से बना हुआ है, आपकी कुंडली भी ग्रहों से बनी हुई है। हम सब 9 ग्रहों के आसपास भटकते रहते हैं। अब हम सब लोग जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में भी 9 ग्रह देखते हैं, ज्योतिष में भी 9 ग्रह देखते हैं, वास्तु में भी हम ग्रह देखते हैं, हम पामिस्ट्री में भी 9 ग्रह देखते हैं। उसी तरह से फेस रीडिंग में भी हम ग्रह ही देखते हैं। तो अभी तक आपने जब भी फेस रीडिंग की बात सुनी होगी तो शायद ही किसी ने आपको कहा होगा कि फेस रीडिंग में ग्रहों की बात होती है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि फेस रीडिंग में अभी तक किसी ने कभी ग्रहों की बात करी है क्या? yes. आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि चेहरे पे कौन कौन से ग्रह कैसे देखे जाते हैं?
नो वन, ठीक है, मतलब मैं अकेला ज्ञानी यहाँ पे हूँ। यस मनीष भाई, देखिए मैं कितना इंटेलिजेंट आदमी हो गया हूँ। अभी आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चेहरे पे कहाँ पे मंगल है तो आपको तो पता चल जाएगा मंगल है, पर मंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये जानना आवश्यक है। तो मंगल हमारे 9 ग्रहों में सबसे हॉटेस्ट, वैसे उसको भूमिसुत भी कहा जाता है, धरती का पुत्र कहा जाता है। तो सूर्य और मंगल 2 ग्रह ऐसे हैं जो गर्म ग्रह है, तो गर्म ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी गर्म रहेगी। तो जहां पर भी सूर्य की इसे मंगल की बात आती है तो वहां पे एनर्जी होगा, वहां ऊर्जा होगी, वहां पे क्रोध होगा, वहां पे एग्रेशन होगा, वहां पे लोगों की मदद करना होगा, लोगों की हेल्प करना होगा, सोशल कैरेक्टर होगा। एक तरह से एक ऐसा व्यक्ति जो देने के लिए जगत में पैदा हुआ है, लेने के लिए नहीं, राइट। सो दो जगत में देने के लिए पैदा हुआ है, लेने के लिए नहीं। सो मंगल और सूर्य दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स की एक सिमिलरिटी है, दोनों देने के लिए पैदा हुए। तो जिसका भी मंगल लगता है इसलिए मैं तेरे को व्हाट्सएप करूं तो फिर एक्टिव हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मुझे रिमूव करना पड़ सकता है अगर वो समझ नहीं पाएंगे, राइट। सो पहला जो है, मैंने आपको मंगल की बात करी, तो मंगल जहां पे भी है वहां पे गर्मी है, ऊर्जा है, एनर्जी है, लोगों को मदद करने की भावना है, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। ऐसे लोग जो है थोड़े से डिफेंस में ज्यादा जाना प्रीफर करते हैं, पुलिस सर्विस से पसंद करते हैं, अच्छे सोशल वर्कर होते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं। 9 ग्रहों में जब हम न्यूमरोलॉजी की नजर से देखते हैं तो ये सेनापति का नंबर है, तो सेनापति के सारे गुण होते हैं। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, अपोजिट जेंडर को लेकर के लगाव ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। उसके बाद में आता हूँ शनि पे। शनि जहां पर भी आपके शरीर में विद्यमान होते हैं, तो शनि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लोगों को पनिश करना, रूल्स रेगुलेशन बताना, नियम में रहना, नियम को फॉलो करवाना, और अगर कोई नियम को फॉलो नहीं करता है, पाप करता है, गलत करता है, तो उसको पनिश करना। फाइनेंस के मामले में, मेहनत के मामले में, ये सब खूब मेहनत करवाता है, उसके बाद आपको पैसा देता है। तो एक तरह से शनि जो है एक तरह से व्यक्ति को डिसिप्लिन देता है, जीवन में डिसिप्लिन लाइफ जीने की ज्ञान देता है। केतु जहां पर भी केतु विद्यमान है, तो केतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि स्पिरिचुअल नंबर है, देवताओं का नंबर कहा जाता है, ऐसे लोग साधु होने की संभावना, थोड़े से फ्रेंडली कम होते हैं, प्रकृति से प्रेम ज्यादा होता है, स्पिरिचुअल ज्यादा होते हैं, सेट नॉर्म्स को चैलेंज करने में विश्वास करते हैं, थोड़े फिलोसॉफिकल होते हैं, अकेले रहना थोड़ा इनको ज्यादा पसंद होता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिसाइज बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन हृदय के बहुत साफ होते हैं, जिनसे दोस्ती हो जाए वो दोस्ती वो जीवन पर्यंत निभाते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट करना इनको ज्यादा पसंद रहता है, एक जगह पे रहने में थोड़ा कम विश्वास करते हैं। एजुकेशन, फिलॉसफी, रिसर्च, साइंस, ये सब इनको बड़ा प्रिय होता है। जो भी चीज अकेले रह करके करी जा सकती हो, ये अच्छा कर लेते हैं। इसी तरह से मैं आता हूँ इसके बाद वाले पे, शुक्र। शुक्र हम सभी लोग जानते हैं, अभी हमारे शशि थरूर जी हैं, तो कलयुग के वो इसके कोई हंसा नहीं इस बात पे, राइट। तो जो भी व्यक्ति ऐसा हो जो इजीली अट्रैक्टिव हो, उनको अट्रैक्ट किया जा सके, रोमांटिक हो, ऐसे लोग जो है लक्ष्मी के भी स्वरूप होते हैं, इनके पास पैसा जल्दी आता है, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, ये पार्टी वगैरह में एक अच्छा होस्ट की भूमिका अदा कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड ज्यादा किया जाता है, थोड़ा सा मीठा ज्यादा बोलते हैं, तो जिसको हम कई बार फ्लर्ट बोलते हैं। लैविश लाइफ पे विश्वास करते हैं, गाड़ी वाड़ी खरीदना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये इनका थोड़ा शौक होता है। तो ये शुक्र जो है इसका परिचायक है, तो चेहरे पे जहां पे भी शुक्र होगा वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। राहु एक बिना शरीर का प्लेनेट है, तो ऐसा जो चीज है वो कई बार आर्ग्यूमेंटेटिव जीभ जो है राहु के अंडर में रहती है। तो व्यक्ति अगर जवान से स्ट्रांग है, जवान से मजबूत है, तो कुछ भी कर सकता है। ये थोड़ा फ्रेंड्स ज्यादा आइडेंटिफाई करता है, तो राहु जो है मित्रता को अपनी तरफ खींचता है। ये एक तरह से आप समझिए तो मित्र जीभ से बनाता है, दुश्मन भी जीभ से बनाता है, पैसा भी जीभ से कमाता है, और सब कुछ पाता भी जीभ से है और खोता भी जीभ के नाते ही है।
गुरु, मेरा ऐसा मानना है कि 9 में से सबसे मजबूत प्लेनेट है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एरोगेंट होता है अपने नॉलेज को लेकर के। ये हमेशा एक क्या बोलते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसको रहती है। ये पैसा कमाने में विश्वास भी करते हैं, नॉलेज गेन करने में भी विश्वास करता है। तो जहां पे भी गुरु है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। अब मैं सीधे धीरे से फेस पे आऊंगा, लास्ट के 2 पॉइंट उसके बाद में, क्योंकि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताए बिना मैं सीधे आ जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपको फर्स्ट 5 स्टैंडर्ड के पढ़ाए बिना मैं सीधे 6 स्टैंडर्ड पे आ जाऊंगा, तो अन्याय कर लूंगा मैं आपके साथ और स्वयं के साथ और विषय के साथ। चंद्रमा, चंद्रमा जहां पे है 2 में से 1 आंख चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो चंद्रमा शांति का परिचायक है। चंद्रमा कविता, कवि, फिलोसफर, शायर, लिक्विड, इन सब चीजों का, खूबसूरती, इन सब चीजों का परिचायक है। माँ का स्वरूप है चंद्रमा। तो एक तरह से प्यार, मोहब्बत, इमोशनल बॉन्ड जो है चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। सूर्य राजा है, तो थोड़ा इगोइस्टिक होगा, थोड़ा क्रिटिक होगा, थोड़ा डोमिनेटिंग होगा, एक्सपांशन सेंट्रिक होगा, वर्ल्डली प्लेजर्स को ओरिएंटेड होगा, अथॉरिटेटिव होगा, डिसिप्लिन होगा, थोड़ा क्रोध रहेगा, लेकिन पिता के तौर पे क्रोध करेगा तो वो केयरिंग होता है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ूं। यस, सो मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों की आज्ञा है। अगर आज्ञा है तो सिर्फ एक थंब दिखा दीजिए आप लोग, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं सही जा रहा हूं। थैंक यू। एक ही अंगूठा अभी तक आया है। अच्छा, एक बुध रह गया है। बुध जो है बिन पेंदी का लोटा है, ये युवराज है। तो 9 प्लैनेट्स में से ये युवराज है। ये ज्ञान का प्रतीक है, ये समझौता का प्रतीक है, ये मित्रता का प्रतीक है, ये पैसे का प्रतीक है, ये भाग्य का प्रतीक है, ये हर तरह का प्रतीक है। 5 नंबर का कोई दुश्मन, सॉरी 5 मतलब बुध, बुध मतलब मरकरी, मरकरी के दुनिया में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तो जहां पर भी चेहरे में मरकरी है वहां से आदमी मित्रता का भाव रखता है, वहां से समझौते का भाव रखता है, वहां से दोस्ती का भाव रखता है, वहां से बिजनेस का भाव रखता है। इसकी बस एक ही नेगेटिव चीज है, एक जगह पे टिकता नहीं है, लगातार मूव करता रहता है। राइट, अब हम आते हैं चेहरे पर। देखा किसी का चेहरा मैच हो रहा है इससे? ओके, थोड़ा सा एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कौन कौन से लोग इस समय हमारे सामने विद्यमान हैं। यदि आप इस पोजीशन में हैं कि आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो, अदरवाइज मत करिएगा। धन्यवाद श्वेता जी। ओके, प्रशांत जी नमस्कार। ओके, रत्नंग जी तो हमेशा इसी पोज में मिलते हैं। आज तो दरिया किनारे दिखाई दे रहे हैं आप, द्वारका पहुंच गए क्या? ठीक है, मनीष जी हमारे क्लास के टॉपर, प्रणाम। ठीक है, ओके, सो मैं वापस टॉपिक पे आता हूं। तो ये एक तरह से फेस है, और आप ये फेस को देख सकते हैं कि फेस में 2 कान है, 2 आंख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, मुंह में 2 होठ है, एक चिन है, एक फोरहेड है, उसके ऊपर बाल है, 2 गाल हैं। बस यही एक मनुष्य का चेहरा है, जिसको हम लोग निबंध लिखते थे कि भैंस की 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है, भैंस काली होती है, भैंस की 2 कान होते हैं, 2 आंख होते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं मनुष्य का ये चेहरा है। अभी मास्क बिना का चेहरा स्टडी करना और मास्क के साथ का स्टडी करना, ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आज विदाउट मास्क वाला हम डिस्कस करते हैं जब तक ओमिक्रॉन फैल नहीं जाता है। तो अब हम चेहरे को जब देखते हैं तो फेस को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब एक बीच में सुनील शेट्टी की पिक्चर आई थी, आपका दाहिना कि मेरा दाहिना, आपका राइट कि मेरा राइट। राइट, तो यहाँ पे हम सामने वाले व्यक्ति का लेफ्ट साइड और सामने वाले व्यक्ति का राइट साइड ही देख रहे हैं। आप अपना राइट और लेफ्ट इसमें ना देखें, इसमें हो सके तो आप सामने वाले व्यक्ति का राइट और लेफ्ट ही देखें। राइट, तो आप उस हिसाब से ही पिक्चर को देखेंगे। तो चेहरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एग्जैक्ट सेंटर से आप देख सकते हैं, बीच में से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब यहां से चेहरे को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चेहरा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट। राइट वाला जो चेहरा है, जो राइट साइड है, उसको हम लोग शक्ति कहते हैं और लेफ्ट साइड को शिव कहते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, राइट साइड वाला जो चेहरा है उसको हम शक्ति मतलब माँ पार्वती का स्वरूप है, और लेफ्ट शिव का प्रतीक है। लेकिन ये फंक्शनिंग क्रॉस है। आप मुझे देख पा रहे हैं सभी लोग?
मैं फिर से इस बात को आपके सामने रखता हूं, फंक्शनिंग क्रॉस है तो ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा ये पोर्शन लीड करेगा और ये जो पोर्शन है वो मेरा ये पोर्शन लीड करेगा, मतलब क्रॉस है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? मतलब लेफ्ट साइड वाला जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो मेरा राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है और राइट साइड वाला जो हमारा पार्ट है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक इसको हम क्रॉस फंक्शनिंग कहते हैं। इसको चाइनीज जो बॉडी लैंग्वेज है वो लोग यांग एंड इन कहते हैं। यांग मतलब मेल और इन मतलब फीमेल। हम शिव और शक्ति कहते हैं, वो यांग और इन कहते हैं। यूरोप वालों की तो अपनी कोई फिलॉसफी है नहीं बेचारों की, तो जो कॉपी पेस्ट कर पाएंगे भविष्य में मेरी स्लाइड लेकर के तो करेंगे भविष्य में। बहरहाल ये है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है लेफ्ट और राइट को लेकर के? यदि है तो जस्ट रेज योर फिंगर सो दैट आपको मैं, वैसे तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? अभी इसमें कोई ये मत लॉजिक देना कि भाई आधा चेहरा न हो, कट गया हो एक्सीडेंट में तो उसका क्या करेंगे, राइट? सो जो प्रकृति ने आपको फीचर दिया है उसी फीचर के बेस पे होगा। पोर्शन है या नहीं है, ठाकुर के दोनों हाथ नहीं थे इसका मतलब भाग्य रेखा नहीं थी, ऐसा नहीं है, राइट? अब मूविंग फर्दर नाउ, अब हम चेहरे को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दिख रहा है? ये ऐश्वर्या राय का चेहरा नहीं है, नहीं तो ईडी में मुझे फोन करके बुला लेगी, राइट? सो ये जो आप फेस आप देख रहे हैं ये एक किताब से मैंने ये फेस उठाया हुआ है। सो दिस फेस इज नॉट नाइदर डिजाइन्ड बाय मी नॉर आई डू हैव एनी कॉपीराइट फॉर दिस फेस। सो दिस फेस आई हैव टेकन फ्रॉम अ बुक। नाउ आई एम टेकिंग इट फर्दर। सो फेस को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल। हमने पहले वर्टिकल देखा, वर्टिकल हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब मैं हॉरिजॉन्टल 3 पार्ट में इसको डिवाइड, तो वर्टिकल में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट right part of the body do manage and right part of the face it do manage left part of the body, right? So that is the combination. Now I'm moving further. So अब हम चेहरे को हॉरिजॉन्टल डिवाइड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट? सो आप देख सकते हैं आईब्रो के एग्जैक्ट ऊपर, ये जो मेरा चंदन आपको दिखाई दे रहा लाल लाल, राइट? तो उसके एग्जैक्ट ऊपर और हेयर लाइन जो यहाँ पे, तो हेयर लाइन के बीच का जो पोर्शन है इसको हम पहला पोर्शन कहते हैं अपर लाइन। अब ये जो है जहां पे ये डिवीजन शुरू होता है, नाक जहां से प्रारंभ होता है, राइट, वहां से लेकर के नाक जहां पे खत्म होती है, मतलब मूंछ के ऊपर वाला, अंडरलाइन के ऊपर वाला हिस्सा, तो इस वाले पोर्शन को हम मिडल लाइन बोलते हैं। और मूंछ से लेकर के मतलब नाक के एग्जैक्ट नीचे से लेकर के नीचे के पोर्शन को हम लोअर लाइन बोलते हैं। So these are the 3 lines. I hope यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जिन लोगों ने भगवत गीता पढ़ी होगी गलती से, अभी गीता जयंती गई है 14 दिसंबर को, और यदि आप गीता पढ़ते हैं तो आपका सौभाग्य है। आप नहीं पढ़ते हैं तो वैसे भी, अभी बीच में मुझे किसी ने पूछा कि मैं गीता क्यों पढ़ूं मनीष जी, तो मुझे किसी ने बोला कि मैं गीता क्यों पढ़ूं, मैंने कहा मत पढ़ो। बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मत पढ़ो। मैंने कहा देखो ऐसा है, महाभारत के समय में जो हम जिसको द्वापर युग कहते हैं, द्वापर का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अगर हम किसी को गिनते हैं तो श्री कृष्ण को गिनते हैं, और उस समय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अगर हम किसी को गिनते हैं तो अर्जुन को गिनते हैं। महाभारत के युद्ध में करोड़ों की सेना, कई अक्षौहिणी सेना वहां पर एकत्रित थी। कृष्ण भगवान चाहते तो लाउड स्पीकर लगा के, माइक लगा करके ज्ञान करोड़ों लोगों को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वो ज्ञान सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया। इसका मतलब भगवान कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि पूरी जगत को मैं बताऊं। तो एक उस समय का सबसे महान व्यक्ति, उस समय के सबसे महान विद्यार्थी को जो ज्ञान देता है, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कशन को ऑर्डिनरी आदमी क्यों पढ़े? मैं स्वयं नहीं चाहता हूं कोई ऑर्डिनरी आदमी इसको पढ़े। सही है गलत? कितने मेरी बात से एग्री करते हैं कि ऑर्डिनरी आदमी को श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ना चाहिए? कोई नहीं, मैं अकेला ही फिलॉसफी लेके घूम रहा हूं देश में। ठीक है, चलिए अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूं। सो ये फेज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज, जिसको हम सात्विक कहते हैं, सेकंड इज राजसी एंड थर्ड इज तामसी।
आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये सात्विक, राजसी और तामसी क्या होता है? माइक ऑन करके। यस प्रशांत जी। मन के गुण, जी सत्व रजस तमस। ओके। सत्व है जो प्योर शुद्ध है, रजस है प्रवर्तक, किसी भी चीज को इनिशिएट करता है, तमस है नियामक, कंट्रोलर, किसी भी चीज को कंट्रोल करता है, जो हमारा मन होता है उसके 3 गुण हैं। जी और रज और तम को हम दोष भी कहते हैं मन के। जी। ठीक है। तो बस ये चेहरे पे यही तीनों रिफ्लेक्शन है। तो जो हमारा ललाट है वो सात्विक है, गुडनेस है, हमारा ब्रेन है, लोगों के लिए अच्छा सोचने का डिस्प्ले है, हमारे पूरी व्यक्तित्व का डिस्प्ले हमारा फोरहेड है। और ये बॉलीवुड की पिक्चरें देख देख करके हम उस पर ऐसे बाल डाल देते हैं, ऐसा चित्र विचित्र। हमारा डिस्प्ले बंद है मोबाइल फोन का और हम जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमेशा बोलते थे फोरहेड को ऐसा बिल्कुल खुला रखो, राइट। वो चाहते थे कि हमारा जो ललाट है वो जितना हो सके उतना ओपन रहे, उसमें जितना हो सके उतना उसमें शाइन आए, उसको जितना हो सके उतना हम क्या बोले उसका हम उसको एक्सपोजर दें। पर हमारा दुर्भाग्य है कि ये कॉन्सेप्ट हम लंबे समय तक लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। सो फोरहेड दैट इज द सात्विक, उसके जो नीचे का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज राजसी एंड थर्ड इज तामसी। इसको जो है दूसरे पार्ट में देखा जाता है। तो फोरहेड इट्स गुडनेस, सेकेंड वर्ल्डली, मतलब हमको जो जीवन में प्राप्त करना है, फन, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, पैसा, लग्जरी, जितनी भी चीजें हमको दुनिया में मटेरियलिस्टिक चाहिए वो पैशन में आ जाएगा, पोस्ट, पोजीशन, एवरीथिंग। एंड इग्नोरेंस, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको इग्नोरेंस मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको स्वयं को पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या कर, वो वही करेगा जो यहाँ की दोनों की नीड है। सो दिस इज जस्ट फुलफिलिंग द नीड ऑफ अबव पोर्शन, राइट। सो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे थोड़ी देर के बाद में। आई होप आप लोगों ने इसका नोट ले लिया है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, जस्ट अंगूठा दिखाइएगा अथवा तो आप मैं मूव फर्दर, ओके ठीक है। अब हमने फोरहेड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। सो फोरहेड जो जिसको हम सबसे ज्यादा दबा के रखते हैं बेचारे को, ये वाला जो पोर्शन इसके ऊपर का दैट इज इमेजिनेशन। उसके बाद का जो पोर्शन है जहां पे स्वामीनारायण वाले लाल चंदन लगाते हैं दैट इज मेमोरी, और जहां मैंने लगाया हुआ है दैट इज ऑब्जर्वेशन। सो ललाट के 3 अलग अलग पोर्शन है। इसको और भी देखा जाता है तो जो ऊपर जिसको इन्होंने इमेजिनेशन लिखा है दैट इज चाइल्डहुड, जहां पर उन्होंने मेमोरी लिखा हुआ है दैट इज एजुकेशन, और जहां पर ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है दैट इज करियर। ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का ये वाला पोर्शन आपको बहुत ही शाइनिंग दिखता हो, आप ऑब्जर्व करिएगा, आप उसको आंख बंद करके ऐसे बोल दिए कि बचपन आपका गोल्डन स्पून गया है, तो तुरंत आपको बोल देगा जी आपको कैसे पता चला? कहीं नहीं, तुम्हारे फोरहेड किए छे। ललाट पे ही दिखता है। सो फोरहेड इट इज द फर्स्ट डिस्प्ले। तो जितना भी मास्क आ जाए, ओमिक्रॉन भी आ गया तो भी हमारा फोरहेड तो खुला ही रहने वाला है। फोरहेड से बहुत सारी चीजें आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं एक एक करके भी आगे बढ़ूंगा, मैं एक साथ सारा खोल नहीं दूंगा, राइट। हम ट्रेनर, सो आहिस्ता आहिस्ता बात को पहुंचाऊंगा। सो फर्स्ट इज इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन चाइल्डहुड के जैसा इमेजिनेशन जगत में कहीं नहीं होता। हम सब लोग जानते हैं हम जब 5 साल के थे, 7 साल 8 साल तक थे, सो वी वर ऑन द टॉप ऑफ इमेजिनेशन। उसके बाद हमने जो बाद का जो फेज है, जो एजुकेशन, हमने जो रट्टाफिकेशन किया, जो खूब सारा रटा, गोखड़ पट्टी की। मनीष जी यहाँ बैठे हमारे क्लासमेट रहे हैं, राइट। हम लोग जानते हैं कैसे बैठ के रटना पड़ता था ढेर सारा। तो जिसने जितना ज्यादा मेमोराइजेशन कर लिया उसका उतना ज्यादा शाइनिंग पोर्शन है। एंड देन व्हाटएवर वी आर डूइंग एंड व्हाटएवर वी आर वर्किंग टुडे, जो भी स्किल हमने डेवलप किया दैट इज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। सो आप फोरहेड को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जो आपको मैंने बोला था, राइट। यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन है? राइट।
कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं काम की बात कर रहा हूँ? Am I making sense? Anyone? श्वेता जी, एक डॉक्टर श्वेता जी हैं जो बिल्कुल एग्री कर रही है, मेरा बिल्कुल उत्साह उन्होंने बढ़ाया हुआ है। बाकी किसी के यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं कुछ खास बात नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोग लगता है चालू करके सो गए हैं। आगे 3 लोगों ने, मनीष जी का तो हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है। वेल, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, मुझे लगता है लोगों को और चाहिए इसमें। मैं एक बार देख लूँ स्लाइड में मैंने क्या लिखा है। ओके, सो मैंने वही लिखा है जो आप लोगों को दिख रहा है। ओके फाइन, अब मूविंग फर्दर। ये आ गया आपका चेहरा। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखना, देख। ये 18 पॉइंट है। 18 पॉइंट आपसे मैं पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। आपको 18 पॉइंट दिख रहे हैं? ऑल 18 पॉइंट्स। कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए? अच्छा, कुछ लोगों ने चैट में भी लिखा है। ओके ठीक है, रत्नंग जी थैंक यू, फाइन, धन्यवाद। ऐसा आप लोग लिखते रहिए क्योंकि ऑनलाइन में। ओके, अब आप देख सकते हैं 18 पॉइंट। मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। सब एक्सप्लेन कर दूंगा तो अगले सेशन में आप लोग आओगे नहीं, राइट? तो थोड़ा सा तो मैं बचा के रखूंगा ताकि अगले सेशन में आप वापस आओ। सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस वर्कशॉप इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट आई एम कंडक्टिंग टुडे एंड सेकंड वन आई विल कंडक्ट एक बार मैं दलाई लामा से मिल करके आता हूँ अगले हफ्ते में, उसके बाद। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट वन आप देख सकते हैं, वही जो मेमोरी वाला पोर्शन है उसको उन्होंने 1 नंबर दिया है, जो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है उसको 2 दिया है, और जो हमारा इमेजिनेशन वाला पॉइंट है उसको उन्होंने 3 दिया है। इसीलिए आप पाएंगे कि 1, 2, 3 जो 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पे ही अधिकतर लोग चंदन लगाते हैं, राइट? कुछ लोग लंबा लगाते हैं, कुछ यूं भस्म लगा करके करते हैं, अलग अलग तरह से। कुल मिलाजुला के जो 3 पॉइंट्स हैं, इनको कितना शाइन किया जा सके इसके ऊपर खूब कोशिश हमारे पूर्वज करते रहते थे। फाइन, तो अब मैं 1 पॉइंट इज सेंट्रल एक्सिस, जो मेजर सेंट्रल पॉइंट है 1 नंबर। इसीलिए देखिएगा हमारी सनातन परंपरा में वहां पे चंदन लगाने की परंपरा है। थर्ड आई रीजन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जगह है जो डिफाइंड नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो 2 नंबर की जगह है यही थर्ड आई की जगह है। लेकिन थर्ड आई हर एक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, फोरहेड के किसी भी सेक्शन में हो सकती है। बहरहाल जनरली हम 2 नंबर की जो जगह है जहां पे मैंने चंदन लगाया हुआ है, इसी जगह को हम थर्ड आई कहते हैं। और जब आप, ये मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, मेरे पहले न किसी ने कहा है, न भविष्य में कोई कहेगा। ऐसा भीम ने महाभारत में कहा है, मैं नहीं बोल रहा। सो 2 नंबर जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। खास करके जो लोग इंटरव्यू देते हैं उन लोगों को बहुत ही एप्लीकेबल है। ऐसा कहा जाता है कि आंख में आंख डाल के बात किया जाए। नेगोशिएशन स्किल्स अगर आपको डेवलप करनी है, किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना है, किसी व्यक्ति को आपको कन्विंस कर लेना है, किसी बात को अपनी बात को मनवा देना है, पत्नी के अलावा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को लागू कर सकते हैं, एंड दैट इज लुकिंग एट 2 पॉइंट। नाइदर यू लुक एट, आप 8 नंबर की जो जगह आपको दिखाई दे रही है, 8 और 9 और 10, 8, 9, 10 वाली जगह पे नहीं देखने का, गलती से भी नहीं, नेवर एवर। किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं तो उसके 2 नंबर वाली जगह को आप देखिए। आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सामने वाले को लगेगा कि आप उसके 8, 9 और 10 नंबर को देख रहे हैं, जबकि आप 2 नंबर को देख रहे हैं। आप 2 नंबर पे देख करके आप उससे जो चाहे कन्विंस करवा लेंगे, और वो इस भ्रम में रह जाएगा कि आप उसके 8, 9 और 10 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। कितने लोगों को ट्रिक अच्छी लगी? राइट? सो बहुत बार लोग मुझे भी कई बार कहते हैं
कि आप ऐसे आंखों में आंखें डाल के कैसे बातें कर लेते हो। मैं बोला आंख में मैं देखता ही नहीं I don't look in the eyes ever. I look at the point number 2. 2 नंबर पे ही देखने का। तो सामने वाले को बोलता आंख में देखूंगा तो मैं मेरा कॉन्फिडेंस टूटेगा, अथवा तो मैं कुछ सोचूंगा उसकी आंखों के एक्सप्रेशन को लेकर के मेरे दिमाग में कुछ। आंख में देखने का इसमें वार्ता पति। So 1, 2, 3 that I have explained. I'm moving further now. 4 नंबर S, आप ध्यान से देखिएगा, आईब्रो के एग्जैक्ट ऊपर वाली जगह। कई लोगों का आप देखेंगे उभरा हुआ होता है, कई लोगों का बहुत मस्त शाइनिंग होता है, और कुछ लोगों की क्रूर सिंह की तरह बड़ी बड़ी आईब्रो होती है। सो ये जो रीजन है वो फेम, वेल्थ एंड एंटरटेनमेंट दिलवाता है। ये जितना शाइनिंग है, एक चीज याद रखिएगा, फेस पे शाइन मैटर करता है, शेड मैटर नहीं करता है। जिसको हम लोग श्याम, गोरा, भगवान जाने क्या क्या अलग अलग हमने टर्मिनोलॉजी डाला है, ये सब बेवकूफियां है। सत्य है चेहरे पे शाइन। कई बार सांवले लोगों के भी चेहरे पे इतनी अच्छी शाइन होती है, और कई लोग बहुत, जिसको हम गोरा बोलते हैं, गधे की तरह व्हाइट होंगे, लेकिन थोपड़ा आप देख लो तो मन होता है कि इस व्यक्ति से अंतिम बार में मिला हूं, इसके बाद फिर कभी नहीं मिलूंगा। सो फेस जो है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट द साइन यू हैव डेवलप्ड ऑन योर फेस। कई लोगों के चेहरे की चमक देखकर कैसा होता है कि यार इस व्यक्ति के साथ तो चाय पीनी पड़ेगी, राइट। सो मैं चाय की बात कर सकता हूं क्योंकि वही मेरा एक अकेली वीकनेस है, राइट। सो 4 नंबर, 4 जो है आपको जो शाइन करता है, ये आप देख सकते हैं आईब्रो। ऐसे अगर किसी का ये आईब्रो का ऊपर का पोर्शन शाइन करता है, चमक रहा है, इसका मतलब आदमी अमीर होगा, करियर में वेल सेटल्ड होगा, अच्छा खासा उसका नाम होगा, नेम, फेम, ये सारी चीजें होंगी। मेरी चमक रही है क्या? कोई बताएगा? रत्नंग जी, चमक रही मेरी? यस सर। अरे वाह, लोगों ने अभी से फेस रीडिंग चालू कर दी, अभी तो सेशन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर किसी को दिखाई दे रहा है? कहां पर है? एनीवन? कहां पर है? नाक पे 2 के नीचे। 2 के नीचे। तो दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइनिंग। नाक और फोरहेड का वो ब्रिज पोर्शन है, राइट। अच्छा, ये जो जगह है ना, ये गुडनेस और पैशन, गुडनेस मतलब होता है सात्विक, और पैशन होता है वर्ल्डली, दोनों का ज्वाइंट। तो यहां से व्यक्ति ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो अगर व्यक्ति के मैरिड लाइफ में स्ट्रगल है, अथवा तो शादी के समय पे बहुत जंग हुई है, तो ये वाला जो पोर्शन है वहां पे आपको दिखेगा थोड़ा बहुत खुरदुरा, थोड़ा बहुत दाग, थोड़े बहुत चित्र विचित्र चीजें होंगी। लेकिन अगर ये बहुत शाइनिंग है तो समझ जाने का चट मंगनी पट विवाह, भाई की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, फटाक से शादी हुई है और शादी आगे स्मूथली चली गई है, राइट। 5 नंबर। आई होप यू गेटिंग पॉइंट। ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको लाइट मूडेड करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। मैं इसी बात को आगे लेकर के चलूंगा और इसी विश्वास के साथ आगे चलूंगा, क्योंकि अभी तक किसी ने ग्रुप छोड़ा नहीं है, इसका मतलब मैं अच्छा बोल रहा हूँ। 6 नंबर, 6 नंबर द ब्रिज ऑफ नोज, हेल्थ, करियर एंड मैरिज। और 7 नंबर, तो 5, 6 और 7 3 पॉइंट्स हमारे नोज पे हैं। 5 दैट इज ज्वाइंट, 6 दैट इज द बीच का पोर्शन, जहां से आप जानते हैं हड्डी खत्म होती है। नॉर्मली जो हड्डी है वो ये 6 नंबर पे आके खत्म होती है ऑफिशियली, और उसके बाद जो है मांस ज्यादा होता है, हड्डी कम होती है। और 7 नंबर, तो 6 पे ऑफिशियली हड्डी का एंड पॉइंट है। सो 6 जो है हेल्थ, करियर और मैरिज का रिफ्लेक्शन देता है। तो जितना ही आपका ये जो बीच वाला, जो नाक जहां से शुरू हो रही है और जहां पे ये हड्डी समाप्त हो रही है, इस पोर्शन को जितना शाइनिंग हो, जितना शार्प हो, जितना मतलब अट्रैक्टिव हो, उतना ही उसका करियर, मैरिड लाइफ अच्छी जा रही है। और जितना ही दाग वाला, दाने वाला, अनचित्र विचित्र हो, उस पे डॉट पड़े हो, मतलब चेचक अगर हुआ है पास्ट में तो बात दूसरी है, अदरवाइज वो स्ट्रगलिंग होगा। तो आप ऑब्जर्व करिएगा लोगों का, आप पाएंगे कि बहुत हद तक ये बातें अधिकतर सही पड़ी होंगी। कई बार बाय मिस्टेक किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, अथवा तो कोई ऐसी डिजीज हो गई हो जिसके नाते पड़ गया हो, तो ये चीज सही पड़े आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर नेचुरल एक स्मूथ लाइफ रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग सही पड़ती है। और मैं इसके बेस पे काफी सारी काउंसलिंग करता हूँ, और मेरी काउंसलिंग इम्पैक्टफुल भी होती है, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि वो सही पड़ती है। 7 नंबर दैट इज नोज का एंड पार्ट है,
एंड दैट इज, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे लाइफ बहुत अच्छी रहती है, लास्ट में करेक्टर के नाम पे, करप्शन के नाम पे जेल में जाने की संभावना रहती है, भगवान न करे। पनामा केस में किसी का करियर बहुत अच्छा रहा है, कहीं एंड खराब ना हो, राइट। सो करेक्टर एंड वेल्थ, ये जो है नाक का जो एंड है, कई लोगों का दिखेगा बिल्कुल आए आलू की तरफ बड़ा सा होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल है व्यक्ति के अपने स्वयं के साथ अपने। अब कई लोगों को सर्दी भयंकर रहती है, अब वो शीत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, इसके नाते आगे का नाक बड़ा हो गया तो वो यहाँ पे लागू नहीं पड़ता। अगर बनावट जो नाक की है उसको ध्यान में आप रखिए, आप उसके बनावट के बिना वाला पोर्शन मत देखिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। सो चीज को, इसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अगर आपका ऑब्जर्वेशन 2 नंबर वीक है, 2 नंबर वीक है, तो फिर आप इस सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। ऑब्जर्वेशन नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। और कभी भी गलती से भी किसी व्यक्ति को जो अच्छा न लगे वो न बोले, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पवन ने बोला था नाक पे दाग हो तो उसके करेक्टर पे डाउट कर देने का, बिल्कुल नहीं, नेवर डू दैट, राइट। ये हमारा इंडिविजुअल अपना इंफॉर्मेशन है, अपनी जानकारी के लिए है, इसकी बेस पे ऑब्जर्वेशन डेवलप करना है। आप वैसे गलती मत करिए कि 10th में 3rd क्लास है, 12th में 3rd क्लास है तो विद्यार्थी डब्बा है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो कल का साइंटिस्ट बन जाए, राइट। सो ऑब्जर्वेशन नीड टू बी डेवलप्ड। 8 नंबर पे आता हूं। 8 नंबर मतलब आंख, 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 आंख। इट्स इनर पावर, हेल्थ, वाइटलिटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस। मतलब पूरा चेहरा मिलकर के जो रिफ्लेक्ट नहीं करता वो अकेली आंख कर देती है। इसी नाते मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से बात करनी हो तो 2 नंबर के पॉइंट पे आप देख के बात करिए, उसकी आंखें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और जब उसकी आंखें कंट्रोल में आती हैं तो उसके पूरे का पूरा वाइटलिटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, उसका इनर पावर सारा आपके कंट्रोल में होगा। आप जिधर चाहेंगे उधर जाएगा। कैसा लगा ज्ञान आप लोगों को? यस। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। टाइम हुआ का हुआ, समय है। ओके, अब आप देख सकते हैं 9 पॉइंट कहां पे है, कोई मुझे बताएगा कहां पर है? 8 के ऊपर, 8 के ऊपर और 4 के नीचे, मतलब आईब्रो के नीचे और आईलिड के ऊपर, मतलब आंख की पलकों और आंख के आईब्रो के बीच की जो पोर्शन है उसको 9 नंबर कहते हैं, राइट। आंजड़ी जब आती है तभी इसका महत्व हमको पता चलता है, बाकी हमको याद नहीं रहता है कि ये भी कोई पोर्शन है, राइट। 9 नंबर जो है वो व्यक्ति की पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्ति का पर्सनल रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये पोर्शन जितना ही व्यक्ति का स्मूथ, उतना आप मान के चलिए कि उसकी पारिवारिक जीवन में एक अच्छा संबंध चल रहा है। खास करके पिता, माता पिता, भाई बहन, इन लोगों के बीच में वो संबंध को दिखाता है। ये वाला जो पोर्शन है वो 9 नंबर। 10 नंबर, क्योंकि अब आपका प्रश्न हो सकता है उसमें मैं क्या देखूं। अब ये सब चीजें करने के लिए मेरे पास पूरे 6 घंटे चाहिए। मैं सिर्फ अभी आप लोगों को टिप ऑन द आइस केक डाल रहा हूँ, एक जिसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं कि भाई ऊपर पुटिंग चेरी ऑन द केक, तो मैं सिर्फ ऊपर भी चेरी डाल रहा हूँ ताकि आप लोग भविष्य में अगर मैं वापस ऐसा कुछ डिक्लेयर करूं तो आप लोग उत्साह में फिर से आओ कि कुछ नया आने वाला है। 10 नंबर पे आता हूं। 10 नंबर रिफ्लेक्ट्स फैमिली रिलेशन, मतलब आंख के दोनों पोर्शन। अब कई लोगों का ये देखिएगा बिल्कुल डार्क होता है, डार्क, बिल्कुल डार्क। इट शोज योर फैमिली रिलेशन। आप परिवार में कितने प्रसन्न हैं, परिवार में कितने दुखी हैं, परिवार के सदस्यों से आप कितने परेशान या कितने प्रसन्न हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको 10 नंबर रिफ्लेक्ट करती है, राइट, बिना मेकअप के। हाँ 11 नंबर और 14 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। 11 कहां पर है, कोई मुझे बताएगा प्रशांत जी के अलावा?
यस 11 नंबर कहीं છે कोई नहीं आँख के कोने पे। प्रशांत जी के अलावा मैंने पहले ही आइस के condition कोने पर हाँ धन्यवाद। आइस के कोने पर रहता है। आपको याद होगा पुरानी मूवी जब आती थी तो इसमें जो हीरोइन होती थी उनका ये काजल यहाँ लंबा तक आता था, याद है? फिर आंखें आधा है चंद्रमा रात आधी, तो ये जो है ना ये जो काला वाला पोर्शन लंबा करके दिखाते थे, सही है ना? राइट, सो दिस पोर्शन एंड 14 नंबर कहाँ पे है? प्रशांत जी एंड श्वेता जी के अलावा कोई बताया तो 14 नंबर 14 नंबर कहाँ पर है नीचे जी? 7 नंबर के नीचे, नोज टिप के नीचे। मुस्टैच 14 नंबर, राइट? यस ये जो नाला बनता है जब नाक बहती है तो नाले तो ये वाला जो पोर्शन है ये अपर लिप जिसको हम कह सकते हैं, अपर लिप इज कॉल्ड एज 14 नंबर। सो 11 और 14 ये दोनों जो है रोमांटिक लाइफ, सेक्सुअल रिलेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारे अभी एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स जो है प्लास्टिक सर्जरी करा के होठ को कुछ ऐसा ऊपर तक करवाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? राइट, सो वो दिखाने का कोशिश चलता है क्योंकि दैट शोज योर रोमांटिक अप्रोच, राइट? कुछ लोग जो है जानबूझ करके ऐसे ऊपर वाले होठ का यूं करके चलते हैं शत्रु सिन्हा की तरह, राइट? सो ताकि वो थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। सो स्माइल जो ये ऊपर मुस्टैच का जो पोर्शन है ये और ये दोनों रोमांस के प्रतीक है। इसलिए कई लोग देखिएगा आंखें जो है ना बिल्कुल एकदम कमल नयनी होती है। सो कमल नयना मतलब आंखें जो बिल्कुल जो एंड पोर्शन, आहा आंखें निकाल के गोटियां खेलने का मन करे, ऐसी आंखें। तो ये आपका रिफ्लेक्ट करता है रोमांटिक पोर्शन। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है? 11 और 14 ध्यान रखिएगा आप लोगों के पर्सनल जीवन में काम आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 12 और 17। कोई मुझे बताएगा 12 और 17 कहाँ पे? श्वेता, प्रशांत जी और एकता जी के अलावा कहाँ पे है 12 एंड 17? चीक एंड चीन। 12 नंबर है चीक और 17 नंबर है चिन। सो 12 और 17 क्या रिफ्लेक्ट करता है? डोमिनेंस एंड एग्रेशन। चीक जितना ज्यादा ये ऊपर है, आप देख सकते हैं अमित शाह का आप देख सकते हैं योगी जी का। आप किसी भी व्यक्ति को जो डोमिनेंट करता है, एग्रेसिव होता है, उसका ये पोर्शन ऊपर होता है। मेरा है ना, पर मैं डोमिनेट नहीं करता, लेकिन हाँ। और जो चिन्ह है, चिन्ह अगर एक व्यक्ति का अच्छे शेप में है, शाइनिंग है, तो ये डोमिनेटिंग होते हैं। डोमिनेटिंग एक और होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, मुझे याद दिलाइएगा मैं भूल ना जाऊं, राइट? खास करके ये पत्नियों पे लागू पड़ता है, आई मीन फीमेल को लागू पड़ता है। मेल को थोड़ा कम लागू पड़ता है, फीमेल को ज्यादा लागू पड़ता है। जो अनमैरिड है वो मेरी बात को न सुनेंगे, उस समय बात को सिर्फ मैरिड लोग ही सुनेंगे। ओके, 13 नंबर कहाँ पे है? कोई मुझे बताएगा? कान। दोनों कान 13, विजडम एंड फॉर्च्यून। मतलब कान आपके जितने ज्यादा खुले हुए हैं, कान से जितना ज्यादा आप इनपुट ले रहे हैं, उतना ज्यादा विजडम और आपका भाग्योदय होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, समुद्र शास्त्र बोल रहा है, काम का डेटा है ना, राइट? इसीलिए कान अगर ऐसे खरगोश की तरह आगे हो, मतलब अब तो सबके आगे हो गए हैं कान पे वो बांध करके इसी पे बेचारा चश्मा, इसी पे मास्क और इसी पे हैंड्स फ्री सब कुछ है, तो बेचारा कान अब ऐसे धीरे धीरे ऐसे लटकने लगा है। अदरवाइज नेचुरल अगर कान आपका ऐसे है खरगोश की तरह, मतलब आपका विजडम और फॉर्च्यून की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है, राइट? अब हम आते हैं 13 के बाद कौन सा नंबर है? 15 मुझे कोई बताएगा कहाँ पे है? लिप्स, लोअर लिप लाइन। यस, लिप्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? लिप्स इज योर माइंडसेट, पर्सनालिटी, नेचर, सेंसुअलिटी, एपेटाइट एंड वेल्थ।
तो जो 15 है वो लिप्स नहीं है, माउथ है, मुंह, मुंह। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी सेंसेस कितने एक्टिव हैं, आपका खाने के बाद पचाने की कैपेसिटी कैसी है, आपके पास पैसा, आप रिच हैं क्या वेल्दी हैं, ये आपका 15 नंबर रिफ्लेक्ट करता है। एंड 16 नंबर आपका रिफ्लेक्ट करता है, कहां पे है 16? Outer lip corners. के कॉर्नर। यस, जहां पे लिप्स समाप्त होती हैं वो 16 नंबर है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स रिफ्लेक्ट करता है। और 18 नंबर दैट इज ये जो आपके जो हेयरलाइन है, ये हेयरलाइन और आईब्रो के बीच की जो जगह है, ये 18 नंबर कहते हैं। इन सबके अपने अलग अलग मीनिंग है। मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं इसके सबके अपने अलग अलग मीनिंग। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, इससे आप समझेंगे कि बात कितनी सीरियस है। मैं लाइट मोड में आपको बता रहा हूँ। 18 नंबर आप देख रहे हैं ना, 18 नंबर में देख के बता सकता हूँ कि बंदा विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा। कैन यू बिलीव इट? कितने लोग विश्वास करते हैं इसमें? मैं 18 नंबर का जो पॉइंट है आपके फोरहेड पे, उसको देख के बता सकता हूं कि आप विदेश जाओगे कि नहीं जाओगे। और ये मैंने कई डजन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया और सही पड़ा है। सो ये एक एक पॉइंट अपने आप में एक स्टडी का सब्जेक्ट है। सो डोंट टेक इट जस्ट अच्छा 4 नंबर शाइन है तो बंदा वेल्दी होगा, मान मत लीजिए। ये भी हो सकता है कि वो वेल्दी ना हो लेकिन उसका करियर बड़ा शाइनिंग हो, नेम और फेम उसके जीवन में खूब मिला। पैसा नहीं मिला है, पोजीशन मिला है। हो सकता है बंदे के पास पोजीशन हो पर पैसा हो और अपने को पैसा दिखा ना रहा हो। द कंसर्न इज वी नीड टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन डेवलप करना है। यस, किसी ने चैट में कुछ लिखा है, कैन यू हैव टेल मी वेदर आई हैव फॉरेन प्रभु आते हैं। मुझे मालूम था कि ये प्रश्न पर्सनलाइजेशन में कन्वर्ट होगा। हम आते हैं थोड़ा आप स्वयं देख पाएंगे। हो सकता है दूसरे घंटे का वर्कशॉप, दूसरा वर्कशॉप खत्म होगा तो आप खुद बता देंगे कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। चिंता मत करें, ऐसा कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो मुझे अपने पास रखना है। राइट, ये आ गया आपके सामने पहला डिस्प्ले। दिख रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको ये फोटो? दोनों मैंने मेल और फीमेल दोनों के साथ न्याय किया है। कोई ये ना बोले कि अगर मैंने मेल का फोटो लगाया होता तो कोई बोलता कि कन्या का फोटो क्यों नहीं लगाया। कन्या का लगाते तो लोग बोलते पुरुष का क्यों नहीं लगाया। मैंने दोनों का ही लगा दिया। आपको सारे प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं चेहरे पे? मनीष जी? यस। कैसा लग रहा है फोटो? कैसे लग रहे हैं? मैंने खुद ही ड्रॉ किया है। अच्छा है। मेरी ड्राइंग अच्छी हो गई है। यस। नहीं, मैंने नहीं ड्रॉ किया है, आई जस्ट टेकन अ फोटोग्राफ, सो जस्ट इट वाज अ डिस्क्लेमर। ओके, अब आप समझ गए मैंने पहले आपको प्लैनेट्स की मीनिंग क्यों बताई थी। प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है। वीनस मतलब कौन सा ग्रह हुआ? वीनस इज, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? देवियों और देवताओं हैं? हिंदी और गुजराती दोनों में शुक्र बोलते हैं। वीनस में उसको हम शुक्र कहते हैं। सो बाल जो है शुक्र का प्रतीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा बैठा होगा जिसके सर पे बाल नहीं है तो ये नहीं बोल सकता कि तो क्या मेरे शुक्र मेरा कमजोर है। अगेन, टाल की शाइन को आप वीनस से कन्वर्ट कर से देख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सर पे बाल नहीं है तो उस आदमी का शुक्र कमजोर हो गया। बाल नहीं है, स्कल तो है ना, टकलू तो है ना, तो टकलू कितना शाइनिंग है। आई होप इट्स क्लियर नाउ यहां तक। सो बाल आपके वीनस का प्रतीक है। इसलिए कईयों के देखिएगा बाल बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्किन, इसीलिए हमारे बहुत सारे हिंदी मूवी में गाने जो है इसके ऊपर होते हैं। हमारे पूर्वज लंबे लंबे बाल रखते थे। राइट, बाल जो है व्यक्ति को अट्रैक्टिव भी बनाता है, व्यक्ति को थोड़ा सा भयंकर भी बनाता है। तो बाल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सनालिटी, क्योंकि वो शुक्र है, वो लक्ष्मी को भी अट्रैक्ट करता है, पोजीशन। इसीलिए हम
इंटरव्यू देने जाते हैं तो बालों को बिल्कुल व्यवस्थित करके जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है लक्ष्मी आनी चाहिए अच्छे से, राइट। सो हेयर दैट इज द सिंबल ऑफ वीनस। कितने लोगों को पता था ये? अब हम इसके बाद दूसरा बताता हूं। मार्स, मार्स मतलब यस, हिंदी में मार्स को क्या कहते हैं? मंगल। मंगल भवन अमंगल हारी, तब सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन, मंगल क्या होता है? गरम होता है। मंगल क्या है? शाइनिंग है। मंगल क्या है? लोगों का उपयोगी ग्रह है। मंगल क्या है? लोगों का परोपकार सोचता है। मंगल क्या है? मंगल एक प्रोडक्टिव इंजीनियर है। मंगल क्या है? मंगल लोगों के उत्थान की तरफ सोचता है। मंगल क्या है? अपोजिट जेंडर को अपनी तरफ खींचता है। मंगल क्या है? सेनापति है। मंगल क्या है? लोगों का परोपकार है। ललाट व्यक्ति, व्यक्तित्व है, मार्स है, ठीक है। नाक भी आपका मार्स है, इसलिए देखिएगा दोनों की शाइन मैच होती है। मेरी हो रही है? रत्नांग जी मैच हो रही है मेरी फोरहेड और नोज? नहीं नहीं भाई, ठीक है, छोड़ देते हैं। मेरी कोई प्रशंसा करना ही नहीं चाहता है। ओके, अब हम एक कदम, अच्छा किसी ने लिखा है, लेट मी सी हु इज राइटिंग। जी मैच हो रहा है, ओके थैंक यू। वेल, मून। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आंखें। आप लोगों ने बचपन में बहुत बार सुना होगा कि आंख फड़क रही है। सुना है? कितने लोगों ने सुना आंख फड़कना? कई लोगों ने सुना है बचपन में, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से आप शेयर करते होंगे। तो अगर आप बोलिए कि मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है तो बोलेंगे अच्छा होने वाला है, बाईं फड़क रही है तो बुरा होने वाला है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, राइट। मेल के लिए दाहिनी आंख फड़कना अच्छा है, शुभ है, बाईं फड़कना अशुभ है। फीमेल के लिए दाहिनी फड़कना अशुभ है, बाईं फड़कना शुभ है। ऐसा आप लोगों ने कहावतें बचपन में सुनी होंगी। सबने सुनी है? यस और नो? राइट। तो ये किस बेस पे? जी। तो ये जो है आप देखेंगे, पुरुष की दाहिनी आंख, राइट वाली जो आंख है वो सूर्य है, और जो बाईं आंख है वो चंद्रमा है। सूर्य देता है, सूर्य राजा है, चंद्रमा इमोशन है, चंद्रमा मूवमेंट है, चंद्रमा आपको भावुक बनाता है, अटैच करता है, रुलाता है। इसीलिए सूर्य अगर फटक रहा है मतलब सूर्य एक्टिव है, इसका मतलब जीवन में कुछ आएगा, अच्छा समाचार, राजा। और अगर बायां फटक रहा है तो चंद्रमा मतलब इमोशनल करेगा, रुला सकता है, दुखी कर सकता है। समझ सकते हैं ना आप? अब रिवर्स गया, आप फीमेल पे देखेंगे तो राइट आई इज चंद्रमा और लेफ्ट आई इज सूर्य, सो सेम हो गया। कैसा लगा? मजा आया? अरे भाई बोल तो दो यार, कोई यस तो। सर। मजा आया। अब एक और चीज बताता हूँ, कोई आदमी अगर झूठ बोलता है तो लेफ्ट की तरफ देखता है। राइट की तरफ देख करके वो झूठ नहीं बोल सकता। आप लोगों ने कई बार बॉडी लैंग्वेज जो पढ़ाते हैं वो आपको ज्ञान देते हो, अगर कोई आदमी लेफ्ट की तरफ देख के बोले तो झूठ बोल रहा है। भाई सबको लागू नहीं पड़ता, बहनों का रिवर्स होता है। तो मेल अगर लेफ्ट में देख के बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, और फीमेल अगर राइट में देख के बोल रही है तो झूठ बोल रही है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट माय पॉइंट नाउ। क्योंकि सूर्य को देख करके आप झूठ नहीं बोल सकते ना, नेवर। दिन के उजाले में गलत काम नहीं हो सकते, पकड़े जाओगे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। चीक, शाइनिंग पार्ट, अगेन इट्स मार्स। तो जब आदमी क्रोधित होता है तो ये पोर्शन, राइट, और जब वो, तो यही पोर्शन उसके क्रोध को रिफ्लेक्ट करता है। बोलता है ना, गाल तमतमा के लाल हो गया था, और वो खुश हुए तो भी गाल लाल लाल टमाटर जैसा हो गया था, राइट। तो मार्स, मार्स ये भी है,
ये जो दाढ़ी वाला ये जो पोर्शन ये भी मार्स है, चिन्ह भी मार्स है। मतलब चेहरे पे चंद्रमा लिमिटेड है, सूर्य लिमिटेड है, मंगल पूरा चेहरा है, बाल और स्कल वो मार्स है। अब हमारे पास बचे 2 कान। दिख रहे? मैं अपना ऐसा फोटो देख रहा था, मुझे लगा अरविंद केजरीवाल को मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे याद है कि नहीं, मेरा खुद का चेहरा है। मैं दुखी हो गया था अरविंद केजरीवाल जैसा दिख के। ओके, सो लेफ्ट ईयर, सॉरी राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर। सो मेल का अगर लेफ्ट ईयर है तो लेफ्ट जो ईयर है मार्स और मरकरी है। मार्स मतलब मंगल और मरकरी मतलब बुध। बुध। बुध मतलब काज का कच्चा, बिन पेदी का लोटा, ज्ञान का प्रतीक, बुद्धि का प्रतीक। सो जब आप मेल को किसी बात के लिए चढ़ाना चाहते हो, किसी बात के लिए चढ़ाना चाहते हो तो उसके लेफ्ट कान का उपयोग करो, क्योंकि अगर आपने उसके दाहिने कान का उपयोग किया तो वहां पे शनि बैठा हुआ है और शनि बुध से गलत काम होने नहीं देगा। सो बायां कान पुरुष का, सॉरी दाहिना कान पुरुष का हमेशा न्याय और तर्क पूर्ण बातें सुनता है और बायां कान पुरुष का ज्ञान तो लेता है पर वो गलत वाला भी ले सकता है। इसीलिए जब हम किसी अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो दाहिना कान आगे करते हैं, और अगर किसी की चुगली सुनना होता है बायां कान आगे करते हैं। राइट? आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डेवलप करिएगा, आपको मजा आएगा मेरी बातें सुन करके। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं नौ हो। तो वैसे वर्षा फीमेल में है, फीमेल का रिवर्स है। यहाँ पर फीमेल की जो राइट ईयर है वहां पे मार्स और मरकरी है और लेफ्ट ईयर पे सैटर्न एंड मरकरी है। अब पत्नी जो है वामांगिनी कही जाती है, मतलब बायां हिस्सा। मतलब जब पति और पत्नी आसपास बैठे या खड़े होते हैं तो पत्नी बाएं होती है, मतलब पत्नी के दाहिने साइड पर, दाहिने कान के साइड पर पति होता है। मतलब समझ गए? तो जब वो पत्नी कान में बोलती है तो पति के बाएं कान में बोलती है। राइट? ताकि वो वही सुने जो परिवार और समाज के लिए सही है। पत्नी वामांगिनी मतलब बाएं खड़ी है, जब बाएं खड़ी है तो बाएं कान में बोलेगी, और पति का जो बायां कान है, सॉरी पति का जो बायां कान है वो किस चीज का है? सॉरी मार्स एंड मरकरी का। सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर लिया। तो वो बाएं मार्स और मरकरी वाला मतलब मंगल, इसीलिए पत्नी पति को चढ़ा सकती है अपने फेवर में, उसको भटका सकती है, उसको ले जा सकती है। राइट? इसलिए कोशिश करना चाहिए मेल को कि दाहिने कान का उपयोग ज्यादा करें और फीमेल को बाएं कान का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, अगर उनको जीवन को न्याय संगत जीना है तो। अब इसी के साथ हाँ बोलिए। दोनों जब पत्नी वामांगनी है, जब दोनों साथ खड़े हो तो इसलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी समाज वाला कुछ भी गलत बोले, दोनों के कान ऐसे ऐसे हैं जो सुनेंगे, जिससे गलत इंफॉर्मेशन ना ले दोनों ही। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी कुल मिला जुला करके हम अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 18 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। अगले सेशन में आप यहाँ पॉइंट्स देख सकते हैं। कितना लास्ट पॉइंट कितने पे है, कोई देखेगा, बताएगा मुझे? 99। माई 100 है नीचे, थुड्डी के नीचे देखिए, चिन्ह के नीचे दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। अच्छा रुको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नहीं दिखेगा। जरा दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। 100। तो अगले सेशन में मैं आपको 100 पॉइंट डिस्कस करूंगा। अट्रैक्शन बढ़ाया ना मैंने? राइट? सो अभी आपको मैंने सिर्फ 18 पॉइंट डिस्कस किए हैं। आप ये देख सकते हैं हेयरलाइन,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, एक एक पॉइंट के अपने अलग अलग मीनिंग है। आप जहां पे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट देख रहे थे, आप देखेंगे 15, 16, 19, 22, 25, 28, 41, 42, 45, 48 इतने पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट की मीनिंग है। मुझे याद है, अब आपका प्रश्न होगा कि मुझे क्यों ये दिमाग में आया। एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और सामने एक व्यक्ति बैठा था। मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था। एंड दिस इंसिडेंट वाज इन मुंबई। उसने यूं ही एक मुझसे प्रश्न पूछा और वो क्वेश्चन वाज सो appropriate and so correct and so to the point. I was stunned. मैं सोचा इसको कैसे पता चला, लेकिन पूछ सकते नहीं थे। मैंने उससे पूछा नहीं और ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घूमता रहा कि मेरा सिर्फ चेहरा देख करके आदमी इतना सटीक इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है। एंड देन आई अप्रोच द जेंटलमैन हु इज एक्सपर्ट इन समुद्र शास्त्र और उन्होंने मुझे कुछ रिकमेंडेशंस दिए और उस रिकमेंडेशंस को पाने के बाद आई स्टार्टेड रीडिंग। और आपको मुझे बताते ही बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज बहुत हद तक मैं चीजों को समझ पाया हूं, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे फेस रीडिंग हो, चाहे बालों के पैटर्न्स हो, आप इवन स्कल, आपका जो स्कल है, ये पीछे का पोर्शन मैं देख के आपको बता सकता हूं कि आपकी करियर कैसा होगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी बार्बर के यहाँ काम करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो पीछे का पोर्शन है दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी। मजा आया, राइट? सो ऑन बिहाफ ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड टेम्पल मैनेजमेंट पारुल यूनिवर्सिटी, मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल कर मुझे दिया है और आज इस सेशन को आपने ज्वाइन किया। मैं आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पवन द्विवेदी पे आमंत्रित करता हूं। आपको जब भी टाइम मिले, वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो छोटे मोटे डाले हुए हैं, फेस रीडिंग पे भी डाला हुआ है, आप चाहे तो वहां पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी ये बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो ना हाउस इज ओपन, लेकिन आपको अपना कैमरा चालू करके क्वेश्चन पूछना होगा ताकि मैं आपका चेहरा देख करके बात कर पाऊँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोले कि नाम देख करके बात करूं, क्योंकि सिर्फ नाम देखूंगा तो मैं न्यूमरोलॉजी में आपके नाम का टोटल काउंट करने बैठ जाऊंगा। तो इससे अच्छा फेस रीडिंग का सेशन है तो सिर्फ मैं फेस रीडिंग पे ही बात करूं। यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस सो फील फ्री टू आस्क। पवन जी, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है कि किसी का फोटो, पासपोर्ट फोटो उसमें इंपोर्ट कर दो और पूरा प्रोफाइल दे दे? ये आप कंप्यूटर वाले जो है ना, आतंक मचा के रखा आप लोगों ने। हर चीज को कंप्यूटराइज कर देना है, हर चीज को कंप्यूटराइज कर देना है। सर सब कंप्यूटराइज कर दोगे तो फिर ये आमने सामने बैठ के जो बात करने का आनंद है वो कहाँ जाएगा? कुछ चीजें हम लोग अपने पास रखते हैं, थोड़ा आनंद करेंगे, अगली जनरेशन को पास ऑन करेंगे। मैं जानबूझ करके चीजों को सॉफ्टवेयर में कर रहा हूं, मैंने वेबसाइट तक नहीं बनाई है ना, नहीं बनानी मेरे को। फेस टू फेस का जो आनंद है दैट्स अद्भुत। आपको मैं एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अभी बीच में एक महोदय को मुझे रिसीव करने जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से मैं निकला, वो साहब साथ में निकले। मनीष जी आप जान के सरप्राइज होंगे, एयरपोर्ट से अगले 10 मिनट तक ही उन्होंने मुझसे बात की। 10 मिनट के बाद उनके दोनों हथेली मेरे हाथ में थी, बड़ौदा पहुंच गए। इतना आनंद आया, इतना आनंद आ गया कि रोज सुबह एक बार तो गुड मॉर्निंग आता है, रोज सुबह अथवा तो 2-3 दिन में एक आध बार तो बात होती है। अभी मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया होता तो शायद जीवन में हम कभी उनसे बात नहीं कर पाते। तो बहुत सारे जो संबंध है, एक 1-to-1 रिलेशन जो अगर हमको डेवलप करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि फेस टू फेस ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरेक्शन, इट शुड। मैं इसका ज्यादा पक्षधर हूँ और इसी के फेवर में रहते हैं। ये साहब कौन है? आपका नाम नहीं दिखा रहा सर। 8162544059। आप कौन है? मैं मुझे एक बार नाम बता दें तो मैं कुछ बात कर पाऊं। अच्छा आप है जी सर। अब मैं अपना नंबर लिख रहा हूं, अपने इस पर बात करते हैं सर। माय नंबर इज हियर, विल टॉक ऑन इट। बिल्कुल आप समय निकालिए, अपने इस पर बात करते हैं, राइट? वैसे एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन?
फाइन। प्रशांत Sir, जी, when will be the next session? मेरा टूरिंग शेफाली जी खूब होता है। मैं भी रात को निकलूंगा, मैं जा रहा हूँ धर्मशाला हिमाचल, वहाँ पे 1000 प्रिंसिपल्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आई विल बी बैक ऑन मंडे। लेट मी सी कि मैं अगले वीक में मैं जिस दिन भी फ्री होऊंगा इमीडिएटली आई अरेंज, क्योंकि मुझे पढ़ना तो है नहीं, मेरे को सिर्फ सेशन के लिए टाइम ही स्लॉट मैनेज करना है। सो आई विल रिसीव अ मैसेज एटलीस्ट 1 डे बैक, 1 डे बिफोर, एक दिन पहले मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। इस सेशन को मैं वापस नाइट में भी कंडक्ट करूंगा, लगभग मोस्ट प्रोबेबली 30 या 31 तारीख को, क्योंकि हम ट्रैवलिंग टू सौराष्ट्र, तो रात में मैं फ्री होऊंगा। तो आई विल एंगेज दिस सेशन अगेन 9 to 11 either on 30th or 31st, दो में से किसी एक रात को मैं एंगेज करूंगा, राइट। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ओवर हियर, एंड सेकंड सेशन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आई अरेंज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर Okay, thank you, sir. Thank you. हेलो जी सर। जी सर मैं पूछ रहा था ये जो हमारा पामिस्ट्री है या फेस रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, कहाँ तक एक दूसरे से रिलेट करता है? सबसे पहले